कभी विचलित नहीं होते, चलते रहते हैं, उसी पर चलते रहते हैं। अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने आर्यत्व के लिए, अपने सनातन के लिए, जो हमारा न्याय का मार्ग है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उस पर चलते रहना, निरंतर चलते रहना, ये सतत साधना है। यदि इस्लाम अपनी संख्या के लिए आज भी चिंतित है, यदि उसके लिए वो आज भी काम कर रहा है, यदि ईसाइयत उसी लाइन पर आगे बढ़ रही है, तो सनातन के पास भी विशेषाधिकार है कि वो भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने काम करे। उदारता के नाम पर हमको बरगलाने वाले, बहकाने वाले, भ्रमित करने वाले, भ्रांतियों में डालने वाले लोगों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। काम करना है, पूर्ण मनोयोग के साथ करना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए आज मैं चाहूंगा कि गीत, अगर सदन अनुमति देगा तो मैं रखना चाहूंगा। संचालक महोदय से पूछना जी चाहता हूँ। जी जी। आए हो घर जहां में कुछ काम करके जाना, जीवन मिला है हीरा, नहीं व्यर्थ में गवाना। मानव का चोला मिलना नहीं सहज में है संभव, पुण्यों से ही ये मिलता, पापों का हो पराभव। पुण्यों का संचय करना, नहीं पाप को कमाना, जीवन मिला है हीरा, नहीं व्यर्थ में गवाना। अपवर्ग का पथिक है, क्यों मोह में फंस रहा है, जीवन के रथ का पहिया माया में धस रहा है। आया है जो यहाँ पे, आया है जो यहाँ पे, निश्चित है उसका जाना, जीवन मिला है हीरा, नहीं व्यर्थ में गवाना। आए हो घर जहां में कुछ काम करके जाना, जीवन मिला है हीरा, नहीं व्यर्थ में गवाना। जिसने तुझे बनाया उससे किया था वादा, करने लगा तू उसको जिसमें था तेरा फायदा। पासों में बंध गया है, पासों में बंध गया है तू, खोया व्यर्थ में खजाना, जीवन मिला है हीरा, नहीं व्यर्थ में गवाना। है काम तेरा चलना, क्यों थक के बैठता है, अरे सीख झुक के चलना, क्यों व्यर्थ ऐंठता है। है काम तेरा चलना, क्यों थक के बैठता है, अरे सीख झुक के चलना, क्यों व्यर्थ ऐंठता है। राकेश बुलबुला है, राकेश बुलबुला है, जीवन का तेरा गाना, जीवन
मिला है हीरा, नहीं व्यर्थ में गवाना। कहने का अभिप्राय है कि हमको काम करते रहना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। देखिए, हमारे देश में राजाओं की परंपरा मनु महाराज के जमाने से चली आ रही है। इस पर चर्चा कई बार हो चुकी है। अब जब हम महाभारत पर आकर के रुकते हैं तो महाभारत के समय को देख करके ऐसा लगता है कि उसके बाद जो हमको बताया गया, जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया, कि उसके बाद बस युधिष्ठिर हुआ, युधिष्ठिर के बाद उसका पौत्र जो था जन्मेजय हुआ, और ये वंश परंपरा जो थी कहीं आकर के जाकर के पीछे जाकर के कहीं धूमिल हो गई। इतना हमने सुना। नेहरू जी ने कह दिया कि तो काल्पनिक थी, महाभारत तो कोई हुआ ही नहीं। गांधी जी ने कह दिया कि ये अंतर्द्वंद है, भीतर का चलता रहता है, और उस पर जो है ये राक्षसी प्रवृत्तियां और दैवीय प्रवृत्तियां ये मनुष्य के भीतर होती हैं, इनमें संघर्ष चलता रहता है। उसको एक बना करके महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया, तो गीता भी काल्पनिक हो गई। उसका ये परिणाम है कि वो जो धर्मनिरपेक्ष गैंग है इस देश में, वो ये कहता है कि इन बातों को छोड़ो। इस्लाम अपने जन्म काल तक की बात कहता रहे, वो चलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक प्रतिबंध है, पीछे मत जाकर के देखे, छोड़िए कल की बातें पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। वो कहानी इस तरीके की लिखी जाएगी कि तुमको पर्दे से पीछे हटाया जाएगा, तुमको दिखाया जाएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर गौरव किया जा सके, वैभव संपन्न अतीत को भूल जाओ। ये सच्चाई है, और बहुत ठंडे दिमाग से इस पर विचार हमको करना चाहिए। लेकिन स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा, इस सत्यार्थ प्रकाश के 11वें अध्याय के अंत में उन्होंने विशेष राजाओं की सूची दी है, और उस पर भी उनका कहना यह है कि ये मैंने तैयार नहीं की है, उनके द्वारा तैयार की गई पुस्तक, उनके द्वारा तैयार की गई सूची नहीं थी। उन्होंने इसको कहा कि ये जो सूची है ये मुझे हरीश चंद्रिका नामक एक पत्रिका उस समय निकलती थी उदयपुर चित्तौड़गढ़ से, और एक मोहन चंद्रिका पुस्तक निकलती थी। हरीश चंद्रिका और मोहन चंद्रिका, इन दोनों पत्रिकाओं में ये राजाओं की वंशावली छापी गई थी, और ये जो छापी गई थी, ये छपी थी अब से यानी 1939 विक्रमी संवत में, और 1939 विक्रमी संवत का अभिप्राय होगा कि अब से लगभग 150 वर्ष पहले इसको उस पुस्तक में छापा गया था। तो 150 वर्ष पहले का वो जो लेख है वो स्वामी जी ने इसमें दिया है। 1939 का मतलब 143 वर्ष पहले, क्योंकि अब 2082 संवत चल रहा है। और वो जो लेखक है वो भी ये कहते हैं कि ये मेरे पास से नहीं है, बल्कि मैंने भी इसको 1782 विक्रमी संवत में जो एक पुस्तक लिखी गई थी वहां से लिया है। अब जिन लोगों के दिमाग केवल और केवल हिंदुत्व के नाम पर आरएसएस के बारे में चलते हैं, बीजेपी के बारे में चलते हैं, हिंदू महासभा सावरकर के बारे में चलते हैं, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदुवादी संगठनों के बारे में चलते हैं कि तो इन्होंने भी तंडा फैलाया, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। इन्होंने तो अपने महान पूर्वजों के इतिहास को खंगालना, संजोना, इकट्ठा किया, करना आरंभ किया। इन्होंने कहा कि जो कुछ अच्छा काम पीछे हो चुका है और हमारे वैभव को प्रकट करने वाली चीजें हो चुकी हैं, उन पर भी अनुसंधान होना चाहिए। पुराण जो हजारों साल पहले लिखे गए, ये तो 1782 में लिखा गया, अब 2082 यानी 300 साल पुरानी घटना है, जिससे ये स्वामी दयानंद जी के
सत्यार्थ प्रकाश में राजाओं की वंशावली दे करके तैयार की गई। तो इस वंशावली को यदि हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि 300 वर्ष पहले हमारे देश के राजाओं के वंश परंपरा पर गंभीर चिंतन हो रहा था, गंभीर मंथन हो रहा था, शोध हो रही थी, अनुसंधान हो रहा था। इसको आप आजकल के आर्य समाज से या किसी हिंदूवादी संगठन से जोड़ करके नहीं देख सकते। ये उनके दिमाग की उपज है। जिस समय स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा उस समय आरएसएस नहीं थी, हिंदू महासभा भी नहीं थी, बीजेपी और दूसरे लोग भी नहीं थे। और उन्होंने भी लिखा कि मैंने ये अमुक पत्रिकाओं से लिया है, और वो पत्रिका वाला भी कहता है कि मैंने 1782 में जो इस पर एक विशेष अनुसंधान हुआ था वहां से उस पुस्तक से लिया है। तो 1782 2082 यानी सीधे सीधे 300 साल पहले की घटना। और उसमें ये वंशावली दी गई और उसमें उसने बताया लेखक ने कि हमारे यहाँ पर किस किस प्रकार से कितनी वंश परंपरा रही, कितनी वंशावलियां चली, और युधिष्ठिर के बाद से लेकर के पृथ्वीराज चौहान तक का पूरा विवरण उसमें दिया गया, एक एक दिन का विवरण दिया गया। तो उन्होंने कहा कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने सत्ता संभाली, हम सभी जानते हैं। उन्होंने 36 वर्ष 8 महीने और 25 दिन शासन किया। 36 वर्ष 8 महीने 25 दिन। इसका अभिप्राय है कि आपको 300 वर्ष पहले ही नहीं, हजारों वर्ष पहले ये पता था कि आप किस प्रकार से अपने इतिहास को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे, किस राजा ने किस तिथि से किस दिन तक शासन किया, ये आपको जानकारी थी। ये प्रमाणों के आधार पर है। और इन राजाओं की राजधानी कौन सी रही? राजधानी इंद्रप्रस्थ रही, जो कभी राजा इंद्र की राजधानी हुआ करती थी। इसी इंद्रप्रस्थ को आज की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फिर से इंद्रप्रस्थ नाम देने का प्रस्ताव अपनी विधानसभा की ओर से पारित करके भेजा है। हम सबको उसका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि इस इंद्रप्रस्थ से आपने 4157 वर्ष 9 महीने और 14 दिन तक शासन किया। ये पूरा विवरण है। 4157 वर्ष और 9 महीने 14 दिन युधिष्ठिर से लेकर के पृथ्वीराज चौहान और उसके बाद यशपाल तक आपने जो शासन किया उसकी ये पूरी की पूरी सूची उसमें दी गई है। युधिष्ठिर 36 वर्ष 8 महीने 25 दिन शासन कर रहे हैं। राजा परीक्षित उसके बाद जो उनके पौत्र के रूप में शासक के रूप में आए, उनका शासन रहा 60 वर्ष का, पूरे 60 वर्ष। 60 वर्ष आपके यहाँ शासन हो रहा था। और इतना ही नहीं, आगे भी सुनिए। राजा जनमेजय ने शासन किया 84 वर्ष 7 महीने 23 दिन। इसका अभिप्राय समझिए कि राजा परीक्षित का बेटा जनमेजय यदि वो 25 वर्ष की अवस्था में भी हुआ, अपने पिता के परिवार में, तो 84 वर्ष में 25 और जोड़ दो, यानी 100 वर्ष से अधिक की अवस्था उसकी रही। सामान्यतया इसमें भी एक बात और है कि 25 वर्ष बाद तो पैदा हुआ, उसके बाद 60 वर्ष उसके शासन के भी रहे, 60 में 40 रहे होंगे, तो फिर इसका शासन 84 वर्ष के लिए आगे जुड़ता है। तो लगभग 150 वर्ष की अवस्था उस समय जन्मेजय की रही होगी जिस समय उसका देहांत हुआ होगा।
ये था हमारे देश का वो शानदार इतिहास जो हमें बहुत कुछ बता रहा है कि वो कितने संयमित होते होंगे। जीवन को, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए वो कितना अपने आप को संयमित रखते होंगे, तब जाकर के इतनी अच्छी अवस्था, इतनी अच्छी आयु उनको प्राप्त होती थी। और ये यहीं पर रुका नहीं है सिलसिला। अश्वमेध, राजा अश्वमेध आते हैं, जन्मेजय का बेटा अश्वमेध है जिसको हम जानते नहीं है। उन्होंने 82 साल शासन किया, 8 महीने और 22 दिन। उसके बाद द्वितीय राम आए हैं, 88 वर्ष तक शासन किया है। 150 वर्ष से भी अधिक की अवस्था हो गई होगी, 200 तक जा लिए होंगे। जिनके बाप और 80-82 साल शासन करके गए हैं, उनकी अवस्था कितनी रही होंगी, 200 वर्ष तक पहुंच गए होंगे। 88 वर्ष शासन करने वाला। इस प्रकार से ये जो शासन परंपरा है, इसमें कुल 124 पीढ़ियों ने शासन किया। 124 पीढ़ियां, 4157 वर्ष। और इसमें राजा युधिष्ठिर का जो अंतिम उत्तराधिकारी बना, वंशज आया, वो था राजा क्षेमक। क्षेमक ने 48 वर्ष और 11 महीने और 21 दिन शासन किया था। कुल 30 पीढ़ियां राजा युधिष्ठिर की सीधे सीधे शासन करती रहीं। अब क्यों नहीं इस पर अनुसंधान होना चाहिए? क्या इसको नेहरू के ये कहने से कि महाभारत तो एक काल्पनिक बात है, इतने से छोड़ दिया जाए? आपके पास प्रमाण है, जिसको मैं कई बार इस मंच से बोल चुका हूं, कि महाभारत में जिस राजा सुशर्मा का उल्लेख आता है, वो त्रिगर्त का शासक था, जो कांगड़ा कहलाता है आजकल, हिमाचल प्रदेश का। उस कांगड़ा के शासक 1947 तक शासन कर रहे थे। उनके पास पूरा इतिहास उस समय महाभारत से लेकर के 1947 तक का सीधा सीधा चला रहा था अपने लिए। अब आप और हमें को इस बात के लिए विवश किया गया कि आप गीत गाइए, बहादुर शाह जफर के गीत गाइए, जो दिल्ली के भीतर, किले के भीतर भी शासक नहीं था। उसकी पत्नियां बेगम जीनत महल उसकी पिटाई किया करती थी। वो तो हिंदुस्तान का बादशाह था 1857 में। और त्रिगर्त का शासक, जो उस समय भी एक व्यापक क्षेत्र पर शासन कर रहा था, वो कुछ नहीं था। मैंने आपको बताया कि 20 रियासतें ऐसी थी जो इंग्लैंड और यानी ब्रिटेन और फ्रांस से भी बड़ी थीं और स्वतंत्र थीं जिस समय देश 1947 में आजाद हुआ था। वो क्या कर रही थी? अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में सफल रहीं। उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अपने बारे में भी हमको सोचना चाहिए कि हमारे पास अनुसंधान का कितना व्यापक क्षेत्र है। आइए हो घर जहां में कुछ काम कर लीजिए। कितना काम करने की हमको आवश्यकता है। 30 पीढ़ियां तक इन्होंने शासन किया। और इसके बाद आता है राजा क्षेमक के प्रधान विश्रवा ने उनको सत्ता से हटा दिया था। लिखा गया है कि उनको मार दिया गया था, कारण कोई भी रहा हो। फिर इसकी 14 पीढ़ियों ने 500 वर्ष तक 3 महीने और 5 दिन तक शासन किया। इनका जो अंतिम शासक हुआ था वो था वीरसाल सेन, जिसको वीर महाप्रधान ने मार दिया। उसकी 16 पीढ़ियों ने शासन किया और 445 वर्ष 5 महीने 3 दिन तक इनका शासन रहा। राजा वीरसाल सेन जो थे, इन्होंने 47 वर्ष और 14 दिन तक शासन किया था। इसके बाद जो राजा वीर महा की जो वंशावली चली, उसने भी 16 पीढ़ियों तक शासन किया। मैंने बताया कि उन्होंने 445 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया था। और उसके बाद आते हैं उनका जो अंतिम शासक रहा 16वां, वो था 23 वर्ष 11 महीने 13 दिन तक शासन करने वाला आदित्य केतु।
आदित्य केतु मगध देश के राजा को धंधर नामक राजा प्रियाके ने मारकर राज किया। राज कहाँ कर रहे थे? इंद्रप्रस्थ से। राजधानी कौन सी थी? जो आज की दिल्ली है। उसी गद्दी पर काम कर रहे थे जिस पर कभी युधिष्ठिर बैठा था। क्यों हमने इनको भुला दिया? इन्होंने भी 374 वर्ष तक शासन किया। अब आप देखिए, 500 साल, 550 साल, 450 साल, 300, इनकी आ जाती है 374 साल, 350 साल कह लीजिए। इतने इतने काल तक निर्विघ्न शासन कर रहे हैं। कहीं कोई नरसंहार नहीं है, कहीं पर लोगों के मौलिक अधिकारों का उत्पीड़न, शोषण नहीं है। बड़ी शांतिपूर्वक शासन हो रहा है। कहीं किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है जनता के साथ, कहीं ज्यादती नहीं है, उस पर अत्याचार नहीं है जो मुगलों के प्रत्येक शासक ने किया। तो ये राजा आदित्य केतु जो थे ये अंतिम शासक हुए, और इनके बाद राजा धनधर ने शासन करना आरंभ किया, जिन्होंने 42 साल 7 महीने 24 दिन शासन किया। उनका जो अंतिम शासक है राजपाल हुआ, और उसने 36 वर्ष तक शासन किया। राजपाल को उनके सामंत महानपाल ने मार दिया। उसकी एक ही पीढ़ी रहती है। ये एक ऐसा शासक है जिसको केवल एक पीढ़ी का शासन मिला, एक ही वर्ष, और इसने एक पीढ़ी में 93 वर्ष तक शासन किया। कितनी अवस्था रही होगी, अनुमान लगाइए आप। राजा विक्रमादित्य शालिवाहन का उमराव समुद्रपाल योगी पैठण के ने मारकर राज किया। पीढ़ी 16, 372 वर्ष तक शासन किया है। 7 महीने और 6 दिन ऊपर जाते हैं। इनका जो अंतिम शासक होता है वो विक्रमपाल होता है, जिसने 24 वर्ष तक शासन किया। 11 महीने 13 दिन और ऊपर है। राजा विक्रमपाल के पश्चात मलुखचंद नई पीढ़ी का उत्तराधिकारी बन करके आता है। उसकी 10 पीढ़ियों ने शासन किया, और 10 पीढ़ियों में से रानी पद्मावती अंतिम रही, जिनके कोई संतान नहीं थी। और उसके पश्चात फिर एक दूसरा राजा आता है, हरिप्रेम, जनता ने चुना। 4 पीढ़ियों तक शासन किया, 50 वर्ष का समय मिला। इसके बाद आते हैं राजा महाबाहु। राजा महाबाहु ने राजा महाबाहु को बंगाल के राजा आधिसेन ने सत्ता से हटाया और राज करने लगा। इनकी पीढ़ी 12 रही, वर्ष 151 रहे, मास 11 और दिन 2 रहे। इस प्रकार से राजा आधिसेन का जो अंतिम उत्तराधिकारी आता है दामोदर सेन, इसने 11 वर्ष 5 महीने 19 दिन शासन किया। अब देखिए आप, ये लगभग जो है आपके अब से 1500 वर्ष पहले तक की स्थिति बन जाती है। उस समय राजाओं के कार्यकाल सीमित होते चले गए। जब राजाओं का नैतिक पतन हुआ, कई कई शादियां इस्लाम के प्रभाव से, दूसरे प्रभाव से करने लगे, नैतिक पतन की उस स्थिति में आकर के इनका कार्यकाल भी घटता चला गया। 17 वर्ष, 14 वर्ष, 9 वर्ष, एक आते हैं 45 वर्ष कर रहे हैं, एक 13 वर्ष कर रहे हैं, एक 8 वर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब जो है निरंतर इसमें पतन देखने को मिला। इसके बाद आते हैं जो पृथ्वीराज चौहान हैं। इन्होंने 12 वर्ष 2 महीने और 19 दिन शासन किया। इसके बाद भी अभयपाल, दुर्जनपाल, उदयपाल, यशपाल, इन्होंने शासन किया। तो ये सारा जो एक विवरण हमको दिया गया, इस विवरण से हमको पता चलता है कि हमारे पास में आर्य राजाओं की एक समृद्ध परंपरा है, और इस समृद्ध परंपरा पर आज भी अनुसंधान करने की आवश्यकता है। हमको ये देखना चाहिए कि कौन कौन राजा किस किस काल में काम कर रहे। लेकिन हमको क्या बताया गया?
हमको इस 4157 52 58 वर्ष के इतिहास को एक और कोने में फेंक कर, और यहीं पर नहीं रुकना चाहिए हमको कोने में फेंक कर, यही नहीं कोने में फेंके गए। इससे पहले की जो रामचंद्र जी की परंपरा चली आ रही थी महर्षि मनु के जमाने से, उसको जाएंगे तो लाखों वर्ष की, करोड़ों वर्ष की परंपरा बन जाती है। और उस पर जो अनुसंधान आजकल किया गया है, आप उन पुस्तकों के नाम नोट कर सकते हैं। भगदत्त जी का भारतवर्ष का इतिहास पढ़ना चाहिए। वीरसेन वेद शर्मी जी की वैदिक संपदा पढ़नी चाहिए हम आप जैसे लोगों को। डॉक्टर सत्यपाल जी जो धरोहर नामक संस्था के माध्यम से, जो पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो संस्थान भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उस धरोहर में भी बहुत कुछ आपको अपने प्राचीन गौरव के बारे में जानकारी मिलेगी। बड़ा मोटा ग्रंथ तैयार किया गया उसमें। और इसके अतिरिक्त अब से लगभग 100 वर्ष पहले वैदिक संपत्ति लिखी गई पंडित रघुनंदन लाल जी के द्वारा। पंडित रघुनंदन जी ने वैदिक संपत्ति में अनेक उन रहस्यों को स्पष्ट किया है और प्रमाणिक आधार पर किया है। किस किस प्रकार से आपका चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था, वो किताब भी पढ़नी चाहिए हम। ये केवल और केवल हम बैठ लें, गीत गा लें और उदारता के गीत गाते हुए सोच लें कि अब दूसरे वाला हमसे कुछ नहीं कहेगा, इससे काम नहीं चलेगा। सनातन की रक्षा के लिए तो अपने आप को पुरोधा बनाना पड़ेगा, योद्धा बनाना पड़ेगा। मैं पूर्व में भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, मैं भारत हूं। मैं चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया हूं। मैं चलता फिरता भारत हूं। मैं संपूर्ण भारत हूं। मैं खोजता रहूंगा, मैं सोचता रहूंगा, मैं भारत क्यों हूं, या मुझे क्यों भारत बन जाना चाहिए। आपके पड़ोस में जिनके मस्तिष्क विक्षिप्त हो गए हैं, जो भारत को भारत के रूप में स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं, उनकी तरफ मत देखिए। केवल अपने चिंतन पर देखिए कि मैं और अधिक कितना कर सकता हूं, मैं भारत बनने के लिए कितना अधूरा हूं अभी। तो पता चलेगा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमको बहुत कुछ करना चाहिए। हम मुगलों की बात करते हैं। मुगलों ने भारत पर जो शासन किया वो 1526 से शुरू किया गया बताया जाता है, जब बाबर ने आक्रमण किया। आप विचार कीजिए कि जिस दिन बाबर आ गया था उस दिन सारा हिंदुस्तान उसका गुलाम नहीं हो गया था, लेकिन भ्रांति दी जाती है। वो आगरा के क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाया था। दिल्ली सुरक्षित थी, इंद्रप्रस्थ सुरक्षित था उस समय भी। वो आते ही हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बन गया था। वो नहीं, उसका बेटा, उसका पोता भी नहीं बना था, उसका पड़पोता भी नहीं बना था दिल्ली का बादशाह। और अभी जाकर के जिस किसी को परेशानी हो वो जाकर के ये फैक्ट चेक कर सकता है, दिल्ली कब किसके जमाने में जाकर के हिंदुस्तान की राजधानी बनी। मुगलों के बारे में, मुगलों के द्वारा। वो 1638 में शाहजहां ने बनाई थी। उससे पहले अकबर, आपका बाबर 1530 में मर जाता है। तो 1530 तक के इसके काल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसने कोई विशेष साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। लड़ाई चल रही थी साम्राज्य स्थापित करने के लिए। इसके बेटा से वो भी साम्राज्य छिन गया, हुमायूं से। शेरशाह सूरी का शासन आ गया। 1555 तक सूरवंश शासन करता रहा। 56 में जाकर के जब हुमायूं मरा और उसके बेटे अकबर का शासन आरंभ हुआ, तो अकबर ने भी एकदम बैठते ही 14 साल के बच्चे ने पूरे हिंदुस्तान को गुलाम नहीं कर लिया था।
कि दिमाग में ऐसी चीजें हैं कि जो बैठा दी गई हैं और हम सोच लेते हैं कि 1526 से ही हम मरे पड़े थे और मुगलों के हो गए थे। लेकिन ये भी देखेंगे तो फिर मालूम होता चला जाएगा कि हाँ, बात तो सच है। तो 1556 में जब उसने 1560-61 में अपने संरक्षक बैरम खान को मरवा दिया, हज यात्रा पर भेज दिया था उसको, आपको सबको जानकारी होगी, और जब उसकी मृत्यु हो गई, हत्या करवा दी गई, तो इतिहासकार मानते हैं कि 1560-61 के बाद ही उसका शासन आरंभ होता है। 1564 में रानी दुर्गावती के साथ उसने बदतमीजी की थी, आप सब जानते हैं। यहां से उसका साम्राज्य विस्तार के लिए अभियान आरंभ होता है। इसके बावजूद भी वह मध्य प्रदेश से आगे नहीं बढ़ पाया था। चलो खैर, लेकिन बात यहां पर यह चल रही है कि उसकी राजधानी आगरा थी, दिल्ली नहीं थी। और आगरा में भी फतेहपुर सीकरी उसकी राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी में उसने शासन किया और 1555-56 में उसने जब गद्दी प्राप्त की, आगरा से शासन करना आरंभ किया, तो 1581 तक उसकी राजधानी यही मिलती है, यानी आगरा के पास की फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी के पश्चात भी उसने 1571 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी से उसने शासन किया। 1585 से 1598 तक उसकी देश की राजधानी लाहौर रही थी, दिल्ली नहीं थी। उसने लाहौर से शासन किया था, फैक्ट चेक कर लें आप। अकबर को पढ़िए, उसकी राजधानी के बारे में जानकारी लीजिए, तुरंत मिल जाएगा आपको। लेकिन उसको दिल्ली का बादशाह दिखाया जाता है। जितने चुटकुले उसके और बीरबल के दिखाए जाते हैं, सब दिल्ली के दरबार के दिखाए जाते हैं। तो दिल्ली का बादशाह उस समय अकबर था, और दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में ये बात हो रही थी, तब उसमें ये चुटकुला आया। राजधानियों में राजाओं के दरबारों में बैठ करके चुटकुले चलते हैं या शासन की नीतियों पर विचार होता है? और हम पढ़ते चले जाते हैं जैसे देश की कोई चिंता ही नहीं थी। यदि थोड़ी बहुत भी चिंता रही होगी तो नहीं चलना चाहिए, इतना हंसी मजाक 24 घंटे चलता रहेगा। परंतु चलिए, उसने 1598 के बाद फिर वहां से लौट करके, लाहौर से लौट करके फिर अपनी राजधानी बनाया आगरा। दिल्ली में झांका नहीं, गया नहीं। यानी आपके राजाओं की जो वंश परंपरा थी, जो हिंदू राजाओं की वंश परंपरा थी, वो इंद्रप्रस्थ में ज्यों की त्यों चलती रही। 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका बेटा जहांगीर शासन में बैठता है, 1627 तक शासन करता है। तब उसका बेटा शाहजहां आता है, और शाहजहां ने 1638 में आगरा से इसको स्थानांतरित करके, राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली में ला करके स्थापित किया। ये अग्र प्रांत जो था, जिसको आज आगरा कहते हैं, इसकी अग्र की स्पेलिंग यदि इंग्लिश में आप लिखेंगे तो AGRA आएगा। और जैसा कि हम मूर्खता करते आए हैं कि राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा बोलने में हमको आनंद आता है, वैसे ही हमने इसको अग्र को, AGRA को आगरा बोलना शुरू कर दिया, आगरा। हम मूर्खों ने अपनी एक अच्छी वंश परंपरा से जुड़ी हुई एक अच्छी राजधानी का नाम बिगाड़ करके, अग्र से, जो अग्रणी रहती थी, जो आगे आगे चलती थी, उसको बिगाड़ करके हमने आगरा कर लिया। और इस आगरा को भी हमने यहां तक नहीं छोड़ा, इस आगरा को भी हमने और दूसरा काम, ये नाम ये दे दिया कि उसका नाम आगरा से हटा करके अकबराबाद कर दिया गया, क्योंकि वहां से अकबर ने शासन किया था। यदि ये अकबराबाद भी चल जाता तो फिर भी हमको यही उपदेश दिया जाता कि आप पीछे की बातें छोड़ दीजिए। इसका एक ऐतिहासिक नाम है अकबराबाद, और जो हमारे देश का सबसे बड़ा बढ़िया शासक हुआ था, उससे इसकी यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए इसको अकबराबाद बोलिए, आगरा या अग्र मत बोलिए।
कह दिया जाता हमसे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम इसे स्वीकार कर लेते। तो 1638 से लेकर के 1707 तक का जो ये अगला काल आता है, लगभग 70 वर्ष का, इस 70 वर्ष के काल में ही मुगलों की राजधानी दिल्ली रही, 70 वर्ष। और हमको दिखाया जाता है कि जैसे मुगलों ने यहां से 1000 साल शासन कर लिया। 1000 साल भी शासन वो कर गए होते तो 4157 को क्यों भूलते हो अपने को? उस पर भी तो चिंतन करना चाहिए कि हमने तो 4157 वर्ष तक शासन किया था इस पर। अब 4157 पर 70 भारी पड़ गए। और जो मैं बोल रहा हूं खूब अच्छी तरीके से ठंडे दिमाग से, जो जिस किसी को आपत्ति हो जा करके तथ्यों की पड़ताल कर ले, उसको नई चीजें मिल जाएंगी, अपने आप मालूम पड़ जाएगा सच क्या है। और ये किसी आरएसएस ने, किसी हिंदू महासभा ने या किसी दूसरे हिंदुवादी संगठन ने नहीं लिखा है, इतिहास पहले से सुरक्षित पड़ा है। लेकिन पड़ताल करने के बाद ही बोला जाए तो अच्छा रहता है। तो जहां से 19 बादशाह बताए जाते हैं दिल्ली से, कि उन्होंने दिल्ली से मुगलों के 19 बादशाहों ने शासन किया, मैं कहता हूं कि उसमें से केवल 2 शासक ऐसे हैं। एक औरंगजेब है, जिसने थोड़े समय के लिए किया, 1627 में वो राजा बन गया था, बादशाह बन गया था। उसके 11 साल बाद उसने दिल्ली को राजधानी बनाया। 1638 से लेकर के 1707 तक दूसरा शासक जो आता है वो आता है आपका औरंगजेब। और औरंगजेब को भी 25-30 वर्ष तक राजधानी से बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया था आपके शिवाजी महाराज ने। उसे घटा दोगे तो और भी कम हो जाएगा, लेकिन 70 साल दे दो। तो भाई 70 साल के ऊपर आप अपने 4157 वर्षों को मत भूलिए। ये सदन तो सारा राष्ट्रवादी बैठा। जब मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, तो मैं उन हिंदूवादियों के लिए, हिंदू लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन सेकुलरिस्ट गैंग के, जेएनयू वाले मसाले से उत्पीड़ित हैं इस समय। वो मानसिकता उनके भीतर भर दी गई है और वो उससे निकलना नहीं चाहते हैं। तो दिमाग में प्रामाणिकता को, तथ्यों को स्थान देने की जगह हमेशा बनी रहनी चाहिए, ये मेरा कहना है। कुल 6 शासक इनमें से प्रमुख हुए। 19 बादशाह जो आपको गिनाए जाते हैं, मैंने तो अभी आपको गिनाए कुल 124 पीढ़ियां। 124 पीढ़ियों में से 88-93 वर्ष तक शासन करने वाले राजाओं की पूरी सूची मैंने आपके सामने रखी और नाम बता दिया। पुस्तक को जाके पढ़ लें, वो पुस्तक में दिया गया ये प्रमाण भी, इस पर भी मैंने आलोचना की है कि ये भी अपने आप में थोड़े संशोधन की आवश्यकता रखता, लेकिन 10-20%। लेकिन जिसने 300 वर्ष पहले ये प्रयास किया था, पुरुषार्थ किया था, शोध किया था, अनुसंधान किया था, उसके पुरुषार्थ को आप भुला नहीं सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते 10-20% के आधार पर। कितना बड़ा काम था, आज हम तो उनके काम के आधार पर काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको थोड़ी बहुत सुधार करने की गुंजाइश तो हमेशा होती है। जो आज मैं बोल रहा हूं इसमें भी सुधार की गुंजाइश होगी, निश्चित रूप से होगी। मैं ही फाइनल हूं, मैं ही सुप्रीम हूं, ये नहीं हो सकता। तो इस पर तो कोई चिंतन किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि 19 बादशाहों में से कौन से ऐसे 6 बादशाह थे? उनमें से एक बाबर है, हुमायूं है, अकबर है। 3 तो ये हो गए, 3 इसके बाद हो गए जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनसे अलग बताइए आप किसको जानते हैं? क्योंकि वो जानने के काम ही नहीं करके गए। इनका भी रक्त रंजित इतिहास रहा है, खून खराबे वाला इतिहास रहा है। उसके आधार पर इनका नाम चल जाता है। लंबे समय तक शासन किया इसलिए भी चल जाता है। शिवाजी और महाराणा प्रताप इनको चुनौती दे रहे थे, उसके कारण भी इनका नाम चल जाता है, क्योंकि इनको चुनौतियां मिली। युद्ध हुए तो शोर मचा, और शोर मचा तो उसका कहीं ना कहीं उल्लेख हुआ, इसलिए भी इनको जगह मिल जाती है। इन 6 से अलग बताइए क्या किया आपने? इन 6 का शासनकाल पूरा मान लिया जाए, शेर शाह सूरी का काल भी इसको दे दिया जाए,
और बाबर के 4 वर्ष भी इन्हीं को दे दिए जाए। मान लीजिए हमने 1526 से ही मान लिया कि देश गुलाम हो गया था और मुगल सारे देश पर छा गए थे, तो अभी 181 वर्ष होते हैं। यदि इन चीजों को निकाल दोगे, शेरशाह सूरी के शासन काल को निकाल दोगे, अकबर ने जब विधिवत शासन करना आरंभ किया तब को निकाल दोगे, तो 150 वर्ष बैठता है। 150 वर्ष पर 4157 वर्ष हावी हो जाते हैं और हमारा सारा का सारा अनुसंधान, पीएचडी लेने की सारी प्रक्रिया यहीं तक आकर के सीमित हो जाती है। इन 150 वर्षों में घूमते रहो, हिंदुस्तान का इतिहास यहाँ देखते रहो, इससे अलग कुछ है ही नहीं हिंदुस्तान के पास। तो ये जो दिमागी मानसिकता है और दिमागी पराधीनता है, गुलामी है, इससे आज बाहर निकलने का समय आ गया है। इससे बाहर निकलना ही एकमात्र उपाय है कि हम अपने आप को फिर से स्थापित करें और जो हमारे पिछले 5000 वर्ष का जो कालखंड रहा है उस कालखंड की समीक्षा करें कि हमारे उन राजाओं ने कब कब कौन कौन से काम किए थे। आपके पास में प्रमाण है, आपके पास पुराण है, आपके पास अनेक विदेशी विद्वानों के लिखे गए संस्मरण हैं, आपके पास तत्कालीन कवियों लेखकों के द्वारा संस्कृत में लिखा गया साहित्य है। उन सबको निकालिए, समीक्षा कीजिए। मैंने जिन पुस्तकों के नाम बताए इन पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। इन पुस्तकों में अनेक पुस्तकों के हवाले दिए गए हैं, उन पुस्तकों को कलेक्ट कीजिए तो पता चलेगा कि भारत क्या है। ये भारत लूला लंगड़ा भारत जो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, ये भारत भारत नहीं है जिसे आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से देख रहे हैं या आपको देखने के लिए मजबूर कर दिया गया है। अपनी मानसिकता को किसी व्यक्ति की गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालिए, देश तभी बचेगा और देश बचाना ही हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए। देश गिरवी रख दिया, देश को फला कर दिया, देश को बेच दिया, इनके कहने से काम नहीं चलेगा। बिहार की जनता ने आदेश दे दिया, बता दिया कि वो किसके साथ में है। वो उनके साथ में जिसने देश के सम्मान को बचा लिया और बढ़ा दिया। और ये मैंने बहुत पहले लिखा था, मेरे संपादकीय को आप मेरी फेसबुक पर देख सकते हैं। बिहार की जनता चाणक्य की नगरी की जनता है जो भली प्रकार जानती है। आज उसमें कमियां निकाली जा रही हैं, ये षड्यंत्र किस दिमाग को लेकर के किए जा रहे हैं। अस्तु मैं आगे बढ़ गया कुछ समय जो है। धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार आप सभी का। जी ओम। बहुत सुंदर। और आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने जो आज हम सबको मार्गदर्शन दिया है, और अभी हमने पोस्ट की है, अभी आपको सुन रहे थे और हम लिख रहे थे, अग्र राज्य को आगरा बोला जाता है। और मैंने सीएम योगी आदित्यनाथ जी को और पीएमओ को उसको टैग करके और लिख दिया है मैंने कि यहाँ आगरा का नाम पहले अग्र था, और अग्र की स्पेलिंग भी वही है जो आज लिखी जाती है। जी जी ओम, सदन को नमन। आज की ऐतिहासिक चर्चा बहुत ही मार्मिक भी है, विचारणीय भी है, और इस पर निश्चित रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारे पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया गया है कि भाई यदि आप एंशिएंट इतिहास पढ़ोगे तो कठिन है, मध्यकाल का इतिहास पढ़ोगे तो सरल है, और विद्यार्थी सरलता की ओर जाता है और उसे डिवीजन बनाना है तो वो मध्यकाल का इतिहास पढ़ता है, वो छोटा सा, और उसमें डिवीजन बना करके इतिहास में कहता है कि मैंने जो है इतना नंबर ले लिए। इस कारण से जो पाठ्यक्रम ऐसा निश्चित किया गया कि जो इतिहास के विद्यार्थी है वो इस मध्यकाल को ही पढ़ते हैं, आधुनिक काल को पढ़ते हैं। प्राचीन काल को तो पढ़ना मैंने स्वयं ने भी मध्यकाल ही पढ़ा है क्योंकि वो सरल पड़ता है। तो ये जो मानसिकता है, ये जो पाठ्यक्रम के माध्यम से भी
इसको विद्यार्थियों में परोसी गई है। और अभी तो केवल हम उत्तर भारत की बात ही कर रहे हैं, अभी हमारा दक्षिण भारत पूरा पड़ा है, हमारा पूर्वी भारत पूरा पड़ा है, इनके भी वंश परंपराएं बहुत लंबी लंबी है। तो मैं हमारे आदरणीय से निवेदन करूंगा कि वो आसाम की वंश परंपरा और दक्षिण भारत की वंश परंपरा पर भी यह बात कहेंगे तो पूरे भारत पर इस पर चर्चा होगी। जी ओम। मान्यवर, आपके सुझाव पर मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ और अगले सत्रों में इस पर चर्चा करेंगे। आपने सही कहा है कि ये केवल उत्तर भारत और वो भी अपनी इंद्रप्रस्थ तक की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसका साम्राज्य कहाँ तक हुआ करता था? संपूर्ण भूमंडल पर हुआ करता था। चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा आपने विषय दिया है। दूसरी बात यह है कि यदि उत्तर भारत की बात कर रहे हैं तो अभी तो बृहत्तर भारत हमारे पास पड़ा है। बृहत्तर भारत का अभिप्राय हो जाता ग्रेटर इंडिया, वो कहाँ कहाँ तक थी। चर्चा बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करते हैं आज के हमारे इस वक्तव्य पर अपना कमेंट करने का कष्ट करें। जी, आज के मुख्य वक्ता राकेश जी का बहुत बढ़िया आज का उद्बोधन आपका रहा है। और मेरा इसमें एक विचार है, और विचार यह है कि हमारे ये जो परंपरा हमारी रही है, जिस प्रकार से ये कार्य अभी तक के करते आए हैं, इसकी जो ऊर्जा मिलती है, इसका केंद्र बिंदु जो है ऊर्जा का, वो क्या रहा होगा। मेरा ये मानना है कि जो हमारा सनातन संस्कृति है, वे ऑफ लाइफ है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसका कि समावेश जीवन शैली में हो गया, और उसकी वजह से जो राजा थे उनको अपना कार्य करने में भी सरलता रही, और लोगों को भी अपने कार्य करने में किसी प्रकार की कोई ज्यादा परेशानी नहीं रही। जो आपसी लड़ाई झगड़े थे वो राजा और इस तरह से वो अपने आपस में लड़ाई युद्ध करके इसको कर लेते थे, लेकिन बाकी जो जीवन क्रिया थी वो तो सामान्य रूप से एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे चल रही थी, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, और चाहे विदेश के जो स्थान है वहां पर भी जहाँ ये संस्कृति का हुआ था। तो इस अवसर पर जब हम इस चीज को अगर हम मानते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, तो आने वाले समय पर हमारी जो संस्कृति के विभिन्न आयाम हैं, जो कि इतिहास तो एक राजा का इतिहास है, लेकिन जो अन्य इतिहास है, जो संस्कृति का इतिहास है, उसका निर्वहन कैसे हो रहा होगा, इस विषय पर भी अगर कुछ बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो मुझे लगता है कि उससे भी हमें अपने को और बेहतर रूप से समझने के लिए, और हमारे साथ जो भी और लोग जुड़े हुए हैं उनको भी समझ बढ़ाने के लिए ये आसान रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज हमारी हिस्ट्री की किताबों में नहीं पढ़ाई गई, और इस तरह से पढ़ाई भी गई तो धीरे धीरे उसका डाइल्यूशन होते गया। पहले पढ़ा रहे थे, फिर धीरे धीरे कम होते गया, और धीरे धीरे फिर बहुत ही ज्यादा उसका रिडक्शन हो गया। यहाँ तक के आपने जो बात कही थी कि हमारी लिखने की परंपरा नहीं थी, तो मुझे तो ध्यान आ रहा था कि जो खिलजी ने जो वहाँ की यूनिवर्सिटी को जलाया, तो उसमें कितने लाख किताबों का वर्णन होता है कि कितने लाख किताबें 3 महीने तक के वो जलते रही वहां पर जब आग लगाई गई थी। तो ये भी सब चीजें हैं जो इतिहास में बताई जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर विश्वास करना किसी को इतनी जल्दी से नहीं हो पाता है। तो इस टॉपिक को जरा सी हम एक्सपैंड करके अगर देखते हैं तो शायद इससे हम जस्टिस कर पाएंगे और इसको बेहतर रूप से समझ पाएंगे। जी नमस्कार राकेश जी। जी, आदरणीय पवन कुमार जी का धन्यवाद। और आदरणीय प्रीता बहन जी का हैंड रेज था। आदरणीय प्रीता साकरे बहन जी, शायद आमंत्रित। आदरणीय प्रीता साकरे बहन जी है क्या? जी, प्रणाम भाई साहब। जी
बहुत अच्छा आज का इतिहास के बारे में सम्मानीय हमारे मुख्य वक्ता जी ने, डॉक्टर राकेश जी भाई साहब ने बताया, और हर गुरुवार को बताते ही हैं। इससे ऐसा लगता है कि कितना विस्तार और विस्तृत हमारा इतिहास था, कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे इतिहास के साथ में शिक्षा के माध्यम से किया है। तो निश्चित रूप से आज की जो आने वाली पीढ़ी है और वर्तमान पीढ़ी है, इसके लिए इतिहास में सुधार करना अति आवश्यक है। हमारी माननीय सरकार, वर्तमान सरकार से यह निवेदन हम सब करते हैं कि शिक्षा में परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक हो गया, क्योंकि शिक्षा से ही आगे का भविष्य उज्जवल होगा और हम उस प्राचीन काल को पढ़ पाएंगे, जैसे कि दादू ने कहा है। और निश्चित रूप से पढ़ना भी चाहिए। कहते हैं, भाई साहब से निवेदन है कि 8 खंड हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के, और 7 खंड तो बढ़ गए, 1 खंड में है हम, भारत खंडे भूखंडे, ऐसा कुछ वो कथा के माध्यम से सुनने में आता है। तो भाई साहब से निवेदन है कि अगले विषय में, अगले समय में जरूर इस विषय को रखेंगे कि हम कहाँ बहुत उधर यानी अकल्पनीय विस्तार था हमारा भारत का, आज हम थोड़े से भूभाग में सिमट गए। तो निश्चित रूप से इस प्राचीन काल को और इतिहास को सुनने की और पढ़ने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओम। जी धन्यवाद बहन जी। और मैं अंतिम आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रख के और आभार भी ज्ञापित करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में ये जो सीरीज है जो हर गुरुवार को प्रसारित होती है योगहार में आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी द्वारा, तब जब हम आज इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं कि चिंतन मनन करने की ओर हम बढ़ रहे हैं, और अपने बचपन के दिनों में, स्कूली दिनों में और कॉलेज के दिनों से लेकर अभी तक की जब तुलना करते हैं, खासकर अपनी शिक्षा को लेकर के, तो तब हमें ये ध्यान में आता है कि जो हम आज के सभी नागरिक हैं, उनका कोई दोष उतना नहीं है जितना कि हाँ, मजबूरन हमें दोषी बनाया गया है। वास्तव में विगत में जो भी शासक हुए हैं या जो राजा हुए हैं या फिर जो स्वतंत्रता के बाद सरकारें हुई हैं, उन्होंने अपने अस्तित्व को चमकाने के लिए जो पूर्व के तथ्यों को, सत्यों को पूरी तरह से मटिया-मेट कर ही दिया था। जैसे आदरणीय पवन कुमार सर ने भी कहा है कि विश्वविद्यालयों को जलाने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? वास्तव में वो अपना इतिहास लिखना चाह रहे थे, अपने तरीके से। और जहाँ से रोशनी आ रही थी, प्रकाश हो रहा था, तो हमारी प्राचीनता की, हमारे अस्तित्व के सूर्य को दबाने की और उसके ऊपर कालिख पोतने की कोशिश की गई, और उसी कालिख की छपाई हमारे मस्तिष्कों पे आज भी है। हम टीन के चश्मे पहन कर के भविष्य की ओर देखते हैं और वर्तमान की चर्चा करते हैं, और हमारा ये दोष भी नहीं है क्योंकि ये टीन के चश्मे हमें पहनाए गए हैं। और अगर देखा जाए, जैसे आदरणीय रमेश मेरा सर ने भी कहा है कि उन्होंने जीवन पर्यंत शिक्षा दी है, प्रधानाचार्य वो रहे हैं, लेकिन वो तक ये बता रहे हैं कि हमें वो वास्तविक बातें नहीं कही गई, और हमारे जो भविष्य को तो ठीक है, लेकिन जो हमारा अतीत रहा है, इतिहास रहा है, उसको बोझिल कर दिया गया। यही बोझिलता मुझे पढ़ाई के वक्त भी लगी कि विज्ञान हो या फिर साहित्य हो, वो अच्छा लगता था। लेकिन जब कॉम्पिटिशन के टाइम पे जब प्रश्न होते थे इतिहास के, तो खासकर प्राचीन इतिहास के, तो उससे प्रश्न तो आ जाते थे, लेकिन कोई तथ्य हमारे पास किताबों में दिखते नहीं थे। पता नहीं किन किताबों से वो आते थे, लेकिन आते तो थे। इसका मतलब था कि हमारे इतिहास से संबंधित बातें कुछ विशेषज्ञों को मालूम तो थी, जो परीक्षा में प्रश्न दे देते थे। लेकिन कई तमाम तरह की किताबों को
पढ़ने के लिए रेफरेंस हमारे गुरुजनों ने दिया कि इस किताब को पढ़िए, उस किताब को पढ़िए, और वो लगभग आधुनिक लेखक थे और जो तथ्य थे वो कहीं नदारद ही होते थे। तो ये बोझिलता कर दी गई कि धीरे-धीरे हमारा जो अस्तित्व है, खत्म करने की तरफ हम इशारा भी था और हो भी रहा है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि तथ्य और जो प्रकाश है उसको तो कुछ समय तक दबाया तो जा सकता है, कमरे में किसी दिए की रोशनी को बंद तो किया जा सकता है, लेकिन वो रोशनी प्रकाशवान हमारे आँखों को, वस्तुओं को तो तथ्यों को और सत्यों को दिखाने में सक्षम है, और यही कार्य हो रहा है आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी। अगर वो एक पक्षीय बात करते, अपनी बात करते और या किन्हीं लोगों की बात करते तो बात अलग होती। लेकिन आज का ही उदाहरण अगर देखें तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या कांग्रेस के अस्तित्व जब नहीं था, तब से कहीं पुरानी बात को उजागर किया कि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने प्राचीन राजाओं की जो लिस्ट जारी की, तो वो तो किसी कांग्रेस या किसी बीजेपी से प्रभावित नहीं थे। तो हमें आज़ाद भारत की बात तो जानना समझना है ही है। उससे पहले की बात भी हम अगर समझेंगे, तो वास्तव में ये गौरव का विषय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी आप सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम करते हुए, आपकी तरफ से आज के मुख्य वक्ता जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, और आज के योग शिक्षक जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम, ओम।